व्हाट इज अबव प्रिंसिपल? क्या इलेक्ट्रॉन फुलफिल करता है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। अब अफबाउ का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का क्या नियम है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में, 1s2 में, उसके बाद 2s2, फिर 6, उसके बाद फिर 3p। अब यहाँ जानी जाए 3d, लेकिन 3d में नहीं जाके जाएगा 4s2 में और फिर 3d 10 में। उसके बाद 4s आ गया तो 4p आएगा, 4p 6, उसके बाद अब जानी चाहिए 4d में, लेकिन 5s में जाएगा और उसके बाद जाएगा 4d में। जब भी एस डी आएगा ना तो उसके बाद वाला एस पहले आ जाएगा, ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे 3d है तो 3d के पहले 4s डालना। अभी हम लोग नियम कैसे समझे थे, ऐसे समझे थे, याद है कि हम लोग क्या करते हैं, एक तीर चलाते हैं राम जी के जैसा, और ये हमारा जो तीर है जहाँ लगेगा उसी में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जाएगा। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। ऐसे मारिए, पहला क्या 1s2 में, फिर दूसरा तीर लग गया 2s2 में, फिर 2p6 है 3s में गया, उसके बाद 3p में गया, और यहाँ पे 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। तो यहाँ पे 10, यहाँ 14। अब देखिए 3d, ठीक है, 3p के बाद चला गया आपका 4s में, अब 4s के बाद गया 3d, और तब गया 4p में, याद है। और फिर वहाँ से बाद आपका 4d में जाएगा और उसके बाद 5s, 5p, तो हम लोग फिर यहाँ पे p के बाद 5s लाए और 5s के बाद 4d लाए और 4p के बाद में 5p लाएंगे, फिर यहाँ पे 6s में जाएगा, है ना। 4d 10, 5p 6 और 6s 2। मतलब जब जब d आएगा उसके पहले अगला वाला सेल का s आ जाएगा। ये अफबाउ प्रिंसिपल है। नहीं अगर वो उतना याद रखना है तो सीधा ये याद रख लीजिए कि 1s2 2s2 ऐसे हम लोग लिख लेंगे पूरा सीक्वेंस को, और उसमें से एरो मारेंगे। एरो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उस एटम के इलेक्ट्रॉन, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को इसमें? नहीं पूछता है, करेक्ट नहीं, बट हो सकता है आ जाए कोई। ठीक है, मान लीजिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता है ना आपसे। तो हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं कि यूरेनियम को पूछ देगा। 1 से 20 तक में पूछना, अगर पूछेगा भी तो 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक कॉमन नॉलेज है ना। क्लास 10 तक का नॉलेज है। क्लास 10 क्या बोली, 89 में पढ़ा देते इसको। नहीं याद नहीं था, इसीलिए तो आप यहाँ आए हैं, याद रहे थोड़ी आते हैं, है ना। याद नहीं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि सब लोग मिल के याद किया जाए। यहाँ तक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे चले, आज का टॉपिक शुरू करें। तो आज का टॉपिक हम लोगों का था क्वांटम नंबर। बोरबरी स्कीम क्या है, बस उसका मेन पॉइंट किसी को याद है? बोरबरी स्कीम, हाँ पढ़ाए, हाँ लिख के बताइए, देख के बताइए, मतलब आप नहीं आते? अच्छा, तो किसी फ्रेंड से कब फोटो ले लीजिए कॉपी का मोबाइल से, हम आपको यही सब बता सकते हैं, या किसी का पूछिएगा तो। कौन कौन सा? ये जरूर याद रखना है, बाकी कुछ याद रहे न रहे। बोरबरी सेम 2n²। हाँ, लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं रहता है। रहेगा, और उससे पहले वाले कक्षा में 8 हो, तो 4 में पहला वाला जरूर याद रखना है कि बोरबरी स्कीम 2n² है। बोरबरी स्कीम 2n² है, ये आपको याद रखना चाहिए। बाकी अफबाउ प्रिंसिपल से हमारा सारा काम हो जाता है। अब बोर मॉडल क्या है? बोर मॉडल बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है तो उस एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, एनर्जी ऑर्बिट की होती है। तो एनर्जी लाइज इन द ऑर्बिट, और ऑर्बिट का जो रेडियस है वो फिक्स है। ये बोर का 2 नियम याद रखिएगा जरूर से, जैसे सबका एक मेन पॉइंट होता है। तो बोरबरी स्कीम का मेन पॉइंट है 2n²। अब बोर का मेन पॉइंट है कि एनर्जी जो है वो कक्षा की है, इलेक्ट्रॉन की नहीं है।
रदरफोर्ड का मॉडल का क्या मेन पॉइंट था कि उसका मेन पॉइंट ये है कि एटम का जो मास है वो सेंटर पे है और जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसीलिए उसको न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। तो हर थ्योरी का एक एक मेन पॉइंट होता है ना। तो रदरफोर्ड का मेन पॉइंट यहाँ पे है न्यूक्लियस। रदरफोर्ड को हम लोग न्यूक्लियस से पढ़ते हैं कि एटम मतलब क्या है, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान उसके हाँ केंद्र पे होता है, जिसे केंद्र पर होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इंग्लिश में नाभिक, हिंदी में नाभिक कहते हैं। ये रदरफोर्ड का मेन पॉइंट है। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। किसके चारों तरफ? केंद्रक के, नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करता है, घूमता नहीं, परिक्रमा करता है। ये दो पॉइंट है रदरफोर्ड का। और बोर का क्या है? तो बोर का ये पॉइंट है, रदरफोर्ड के बाद बोर आए, हम लोग ऐसे चल रहे हैं। बोर बोले कि कक्षा में ऊर्जा होती है और कक्षा क्या बोलते हैं, अंतिम कक्षा में, कक्षा जैसे जैसे दूर होगा वैसे वैसे ऊर्जा ज़्यादा होगी। कक्षा जैसे जैसे दूर होता जाता है, मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे और अच्छा टर्म में कि बाहरी कक्षा का ऊर्जा ज़्यादा होता है और आंतरिक कक्षा का ऊर्जा कम होता है। मीनिंग ये है कि जो कक्षा नज़दीक है, आंतरिक कक्षा की ऊर्जा कम होती है और बाहरी कक्षा की ऊर्जा अधिकतम होती है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या बोलते हैं, लॉस नहीं करता। लॉस मतलब ऊर्जा को खर्च नहीं करता। ऊर्जा का नुकसान इलेक्ट्रॉन के घूमने से नहीं होता, क्योंकि कक्षा पे ऊर्जा होती है। ये बोर बोला। इलेक्ट्रॉन घूमता और रदरफोर्ड बता दिए, बट ये नहीं बताया कि ऊर्जा किसके पास है, एनर्जी के पास है। यही क्वेश्चन हो गया। तो ये बोले कि कक्षा ऊर्जा जो है कक्षा में, एनर्जी जो है वो ऑर्बिट में, और जो सबसे नज़दीक ऑर्बिट है उसका पास कम होता है, जो सबसे ज़्यादा और दूर होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये पहला कक्षा, इसकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा ज़्यादा। तो के की ऊर्जा कम है, एल की ऊर्जा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा एम की ऊर्जा है, उससे ज़्यादा एन की ऊर्जा है। ये एलिमेंट है ना। और कम ऊर्जा वाला नज़दीक रहेगा, ज़्यादा ऊर्जा वाला दूर रहेगा। ये बोला बोर। अब बोर बरी स्कीम क्या बोला? 2 पॉइंट इसका भी याद रखिए। बोर बरी स्कीम, इसने ही इलेक्ट्रॉन के नंबर को बताया। तो पहला कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2n² होती है किसी भी कक्षा में। और n क्या है? तो कक्षा की संख्या। n क्या है? कक्षा की संख्या। ठीक है। और दूसरा ये बोला, क्या बोला था कि बाहरी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। किसी में भी देखिएगा बाहरी में अधिकतम 2 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तीसरा बोला था कि बाहर में 2 है तो अंदर में 8 हो सकता है। और चौथा ये है कि 8, 18, 2 हो सकता है। तो 2 इसके मेन पॉइंट है। यह थ्योरी बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है। एक तो नंबर ये दिया बोरबरी, वो बोला कि कक्षा में ऊर्जा है, बाहरी कक्षा में ज़्यादा ऊर्जा, भीतरी कक्षा में कम ऊर्जा। और वो बोला रदरफोर्ड कि कक्षा का पूरा एटम, परमाणु का द्रव्यमान जो है वो केंद्रक पे रहता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है ना। आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा है, बहुत सब्जेक्ट है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग एकदम मंत्र की तरह याद करते रहेंगे।
है ना। मैंने हाँ, किसी का भी देखिएगा अधिकतम 2 ही रहता है, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि 18 8 2 खत्म हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो जैसे मान लीजिए क्लोरीन लीजिए 17, तो 2 8 7 है, आप बोल रहे हैं 7 है, लेकिन जो 7 है ये क्या जाता है 3s2 3p6 और फिर 4s1 में आ गया, तो एक ही हुआ ना, 2 से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है 18 8 बनने के लिए। अभी हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। जैसे आप पूछ सकते हैं कि क्लोरीन में 17 है सर, 2 8 7 है, तो आप बोल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने बोला कक्षा में, तो मतलब कक्षा का जो सबसे बाहरी ऑर्बिटल होगा सब सेल, उप कक्षा भी आप लिख सकते हैं, बट इसने कक्षा बोला था, हम लोग कक्षा ही करेंगे, है ना। जैसे 2 8 7 एल्युमिनियम का 2 8 3 है, कैसे 3 हो गया, तो आप बोल रहे हैं 2 है, तो बोलते हैं 2 से ज़्यादा तभी रहेगा जब पहले 8 हो, है ना। तो इसमें नहीं तो आप जोड़ लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो। बाहरी कक्षा में अधिकतम 2 रहेंगे जब भीतरी, हाँ उससे पहले की कक्षा, उससे पहले लिखते हैं, उससे पहले की कक्षा में 8 रहे। ये हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा कर लिए थे इसमें। जब उसके पहले की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ तक क्लियर है, अब समझ में आ गया। अगर 8 है पहले में तब 2 से ज़्यादा हो सकता है, और किसी भी हालत में उप कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ये फाइनल है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नए हैं क्या? क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? अंकित। यहाँ एडमिशन लिए? समझ में आया ये तीनों पॉइंट? आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस। आप ये समझिए कि जब रदरफोर्ड की राजनीति फेल हुई तो बोर की राजनीति चमकी, और जब बोर की राजनीति फेल हुई तो बोरबरी की राजनीति चमकी, और जब सबका फेल हो गया तो जनता ने अफवाह प्रिंसिपल बनाया, प्रजातंत्र। चीज़ों को अपने हिसाब से समझना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे संस्कृत के, तो आगे चलिए। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वांटम थ्योरी। अब देखिए क्वेश्चन ये आया कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं इनकी स्थिति कैसे पता चलेगी कि कौन इलेक्ट्रॉन किसका है। मैंने बांटने वाला ठीक हुआ है कि खाने वाला ठीक हुआ है, कैसे पता चलेगा कौन इलेक्ट्रॉन का स्थिति क्या होगा, है ना। तो उसके लिए 4 पैरामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पैरामीटर को क्या बोलते हैं? मतलब पैमाना। यस, पैमाना, पैमाने के बाद। हाँ, क्वांटम के लिए 4 पैरामीटर है, मतलब 4 मुख्य बातें हैं जिससे हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा का है, कक्षा की संख्या, है ना। दूसरा पॉइंट ये है इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा का है, उपकक्षा क्या है, किस उपकक्षा का है। मान लीजिए आपको कोई इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, आप पूछेगा ना कि कौन है, क्या है, कहाँ से है। आप शादी के लिए लड़की देखने गए, उससे पूछते हैं कितनी पढ़ी हो, क्या नाम है बालिके। हाँ, ऐसे अक्सर लोग यही पूछता है, क्या नाम है बालिके। नहीं, हम तो यही दिक्कत है। तो कोई चेहरा में मेरे ऐसा नहीं रहता है। अच्छा, भाभी सिंगल, तो उनकी बहन अड़ोस पड़ोस में चाचा वाचा मामा सब पूरा खानदान में सिंगल है वो। हाँ, नहीं, डोंट वरी, प्रयास जारी रखिए, अटेम्प्ट लेते रहिए, हम होंगे काम एक दिन, है कि नहीं। नहीं, एक किसी शायर ने कहा है कि शौके दीदार अगर हो तो नज़र पैदा कर। यानी आपको वो चीज़ देखना है, खोजना है, तो आपको वो नज़र पैदा करना पड़ेगा। जैसे किसी पीने वाले को बोल दीजिए यहाँ नहीं मिलता है, वो आधा घंटा में खोज देगा। किसी पीने वाले बोलिए पटना में नहीं मिलता, आधा घंटा में खोज देगा। किसी पुजारी को बोले मंदिर नहीं है, वो 15 मिनट में खोज के बता देगा। उस तरह आप खोज नहीं रहे, नज़र आपका नहीं आया अभी, नज़र बदलिए। हाँ, नज़रिया बदलिए, नज़ारे बदलने हैं तो नज़रिया बदलिए। ठीक है, आगे बढ़े।
तीसरा हम लोग देखें, चौथा पहले लिख लेते हैं। रोटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? घूर्णन, है ना, घूर्णन। तो घूर्णन, इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन, घूर्णन। और ये तीसरा नंबर है आपका, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, उसको हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग इंग्लिश में लिखवा है? यस, नहीं हम हिंदी इंग्लिश में लिखवाए थे, बट कुछ लोगों का डिमांड हुआ कि सर एकदम शुद्ध हिंदी भाषा का सही। हाँ, वो दोनों रहता है एकदम सही। और ऐसे भी आपको मेंस से पूछेगा नहीं, मेंस में जो है ना, तो अभी मैं दूसरे एक जगह पे मेंस का पढ़ा रहा हूँ, आपदा प्रबंधन वगैरह शुरू किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हम ओपन मेंस ही पढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ हर तभी पटना का मोस्ट ऑफ द कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ अभी, हम 3-4 चौथा में जा रहे हैं अभी कल से। हाँ, IS मंत्रा, परफेक्शन, और इसमें इन्फिनिटी, बगल में इसमें इधर दे देंगे। हाँ, अभी सारा पटना का सारा में हम एकदम व्याप्त हो जाएंगे, सर्वव्याप्त। फेमस होना पड़ेगा ना, कितना दिन गरीबी में काम चलेगा, है कि नहीं? जितना रात में आँख फोड़ के पढ़ाई किया है, चश्मा चढ़ गया, तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। बदनाम होना पड़ेगा, सही बात। नहीं, अगर आइए UPSC आपको निकालना है ना, तो किसी से आप अफेयर कीजिए, जब वो दिल तोड़ के चला जाएगा तो फिर आप गाना गाइएगा कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। नहीं तो आप सही तभी आप निकालिएगा, क्योंकि जब तक वो आग नहीं होगा। तो आप अभी न्यूट्रल पे डाल रहे हैं, लक न्यूट्रल पे लगा रहे हैं, आप पॉजिटिव जगह स्पार्क कीजिएगा तभी ना। इसीलिए सक्सेस नहीं मिल रहा। जब वो फायर आपके अंदर आएगा, है ना, जब जरूरी नहीं है सर, गलत काम में भी लग सकता है, लोग ड्रिंक करने लगेगा। कक्षा की संख्या और कोणीय संवेग और घूर्णन इलेक्ट्रॉन का। जैसे इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है? K में है कि L में है कि M में है? इसके अंदर किस उपकक्षा में है? S में है कि SP में है ना? और इसका ये जो कक्षा है, इसमें जो दिशा होती है उसको बोलते हैं कोणीय संवेग। जैसे P जो होता है 3 दिशा में चलता है, उसी हम बात कर रहे थे। S जो है 1 दिशा में चलता है, और D जो है वो 3 दिशा में चलता है, या D जो है वो 5 दिशा में चलता है, 5 में, 3 में चलता है P, 1 में चलता है S, है ना, 5। तो इसको बोलते हैं कोणीय संवेग, ये किस दिशा वाला है। और चौथा, हर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे। मतलब हर कोणीय संवेग में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक चलेंगे क्लॉकवाइज, दूसरा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 4 पॉइंट, कक्षा की संख्या, उपकक्षा की संख्या। जैसे आप किस जाति के हैं, उस जाति में कौन सा आपका उपवर्ग होता है ना। जैसे राजपूत में होता है क्षत्रिय, है ना, आपको चौहान, एगो डोम कटार राजपूत भी होता है पता है, डोम कटार राजपूत। हाँ। नहीं, डोम राजपूत ही है, डोम और चमार राजपूत ही है। उसको जानबूझ के ये पुरानी सरकारें जो थी उसको दबा के तुम दलित हो, तुम अम्बेडकर हो, वोट लेने के लिए। हाँ, नहीं, पूरे जातियों का ही जो बंटवारा हुआ है वो सब मुसलमानों ने किया जानबूझ के, कथा कि एकता ना होता। फिर हमारे संविधान ने भी उसको कंटिन्यू किया, दलित और ये सब बांट करके, है ना, अभी तक चल रहा है। अब लोगों को फायदा हो रहा तो लोग नहीं चाहते वैसा कि अब हटने। नहीं, हम तो चाहते हैं आरक्षण 100% होना चाहिए, सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण। सच बता रहे, उससे फायदा है। आपको पता नहीं है, आरक्षण नौकरी जिसको हो रहा है वो गरीब हो रहा है, आपको पता है कि नहीं? मेरे परदादा के पास में बहुत संपत्ति था, बहुत ज़मीन ज़्यादा था। अब मेरा दादा शहर आ गए, मेरे पिताजी नौकरी करने लगे, पता चला सारा ज़मीन बिक गया नौकरी करने के चक्कर में। अगर वो रहता तो जितना दिन वो नौकरी की 30 साल में, उसका 50 गुना होता। सच बता रहा हूँ, सारी ज़मीनें बेच दिए क्योंकि वहाँ देखने वाला नहीं था। अब फिर आप खरीद नहीं पाए। हम एक दिन पिताजी को पूरा हिसाब किए कि आप जितना बैठ के इतना, नहीं 10 लाख दे के नहीं, आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी ज़मीन कोई देख नहीं रहा, दूसरा आदमी हड़पने लगेगा तो आप क्या कीजिएगा? बेच दीजिएगा। बेचने के बाद आप क्या कीजिएगा? वो कार खरीद लीजिएगा,
देखो मकान बना लीजिएगा और कपड़ा उपड़ा खरीद के खर्च कर दीजिएगा, फिर वो ज़मीन हो जाएगी 50 लाख की, अब आपकी हैसियत से बाहर हो गया। तो सारे नौकरी करने वाले गरीब होते हैं, लोग समझता है कि हम बहुत अमीर हैं। खेत को देखने के लिए भी तो एक रहता है ना। कौन रहता है? जैसे हम लोग का तो हड़प लेगा वो देखते हैं। हड़प लेगा 20 साल के बाद। आप नौकरी कर रहे हैं, आपका बच्चा अब एडवांस हो गया, बिना जीन्स का पहन नीचे नहीं आएगा, है ना, वो धोती पहनेगा नहीं तो खेत में उतरेगा नहीं कभी। जैसे मेरे को आदत नहीं कभी खेत में जाने का, हम जाते हो तो देखते हैं क्या देखें, तो हम गए नहीं। हम इतना उम्र में अपने गाँव मात्र 2 दिन गए, एक दिन ज़बरदस्ती ले जाया गया, एक दिन किसी का शादी में गए। मन ही नहीं लगता है, क्योंकि सब वहाँ पे मगही बोलता था, हम लोग हिंदी बोलते थे, सब हम लोग को देखते रहते थे कि एलियन कौन है। नालंदा में हम लोग जाते ना, सब घूर के देखते रहता, क्योंकि हम लोग एकदम वो डिस्को डांसर वाला कपड़ा एकदम पहन के गए थे, एकदम जीन्स, सब गांव से देख रहा था ऐसे। तो अब क्या है, वो आपसे ज़्यादा अमीर है, आपकी 4 लाख की कारी, उसके पास में 12 लाख का ट्रैक्टर है ना, वो आपकी गाड़ी फंसेगा तो ट्रैक्टर से खींच देगा, और उसका ट्रैक्टर फंसेगा तो आप गाड़ी से खींच पाइएगा। और उसका हेल्थ देखिए, हमारा हेल्थ देखिए, 4 कदम चलेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। सब चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी। नहीं, हमारे साथ रहेगा आजकल ज़्यादा। आप फ्रेंच दाढ़ी रखो, एक ही बार में 108 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, अरे कहाँ चला गया, क्या हुआ भाई, कौन? अच्छा, तो लगा मैडम उधर से गुस्सा गई क्या? तो क्वांटम नंबर में ये चारों का जवाब है, चारों का जवाब है। कैसे देखिए, पहला क्वांटम नंबर ये बताएगा कि कक्षा की संख्या क्या है, दूसरा क्वांटम नंबर ये बताएगा कि उपकक्षा की संख्या क्या है, तीसरा क्वांटम नंबर बताएगा कि उस उपकक्षा में ये जो अलग अलग दिशा वाला है उसका कोणीय संवेग क्या है, और चौथा क्वांटम नंबर बता देगा कि वो घूर्णन कैसे करता है। समझ गया? तो 4 पॉइंट रट लीजिए। हाँ, कोणीय संवेग का मतलब क्या है, जैसे देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम का हिंदी क्या होता है? संवेग। अब संवेग क्या है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने एक झापा मार दिया, तो मारा नहीं हुआ लेकिन किसी ने मारा, मान लीजिए, कभी याद कीजिए, है ना, तो उसके हाथ का द्रव्यमान और वो जो बेग से आ रहा था वो पड़ा होगा, उसका प्रभाव को संवेग कहते हैं। वेलोसिटी अगर मास के साथ आता है तो उसको मोमेंटम कहते हैं, संवेग। जैसे ट्रक टकरा जाए साइकिल से, साइकिल के ट्रक का मास ज़्यादा, उसका बेग और साइकिल का बेग अगर बराबर भी है तो भी साइकिल वाला ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि संवेग उसका ज़्यादा था। 2 साइकिल आपस में टकरा है, दोनों का मास एक है, और दोनों मान लीजिए एक बेग से चल रहा है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का संवेग बराबर है। संवेग को बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटम। मोमेंटम, जैसे कोई आदमी तेज चल रहा है तो बोलते हैं मोमेंटम ज़्यादा है, कोई आदमी तेज पढ़ाई बोलता है ज़्यादा मोमेंटम से पढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई मास, उसको बोलते हैं मोमेंटम। और अगर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई मास कीजिएगा तो हो जाएगा फोर्स। समझ गया? फोर्स मोमेंटम में अंतर ही है कि एक्सेलरेशन गुना मास इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी गुना मास इक्वल टू मोमेंटम। तो अब ये सीधा चलता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसे साइकिल कार ये सब सीधी चलती है। अगर ये गोल घूम रहा हो तो ये भी तो घूम रहा है, वेलोसिटी है, इसके पास ही मास है, लेकिन ये गोल घूम रहा है तो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और इसका होता है एंगल बटा टाइम, एंगुलर मोमेंटम। टाइम 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 समय, टाइम है ना, तो एंगल बढ़ गया। तो हम लोग को ये फॉर्मूला नहीं याद रखना, तो फिजिक्स का है, अभी याद करना है कि एंगुलर मोमेंटम मतलब जब आप गोल घूमिएगा तो एक सेंटर पे, केंद्र पे एक एंगल बनता है, तो उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंट। वो एंगल कितना वेलोसिटी से चल रहा है, कितना तेज से चल रहा है, उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। जैसे घड़ी घूम रही है तो आप देखिए जहाँ पे वो बीच में जो खूटा है ना, जहाँ पे खुदा हुआ है, वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, उसका जो वेलोसिटी है उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंट। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसी तरह वो खूटा जैसा घड़ी बनाता होगा, एंगल बनाता होगा सेंटर पे, ऐसे 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 घूम रहा है ना, तो उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये बताएगा। अब वो एंगुलर मोमेंटम इसकी दिशा बताता है कि ऑर्बिटल के अंदर में वो 3 दिशा में किस दिशा में चल रहा है, मतलब कि इस वाले में है कि इस वाले में है कि इस वाले में है, एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है। इसमें क्या था, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये 5 था।
है ना। तो इसको हमको नहीं याद रखना, हमको खाली बताना है कि ऑर्बिटल के अंदर वो उसका एंगल वाला डायरेक्शन क्या है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। मतलब कि P है तो Px है कि Py है कि Pz, ठीक है, समझ में आ गया। और चौथा बताएगा घूर्णन, स्पिन, कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये चारों का जवाब हमारे पास में है क्वांटम नंबर में, ठीक है। क्वांटम थ्योरी वही बोर ने क्वांटम कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ नहीं, मैक्स प्लांक ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब कोई भी चीज़ जब घूमता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। बोर ने क्वांटम कॉन्सेप्ट लाया था, उसी के बाद क्वांटम नंबर लाया। पूरा नाम कुछ है। नील बोर, NEIL BOHR, क्वांटम कॉन्सेप्ट बोर ने दिया था, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे देखा जाए, आगे बढ़े। ये चार उतार लीजिए, बाकी आगे लिखते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे सब कुछ समझ जाते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन उसका एक अलग मजा है। पूरा अपने घर से हाँ हाँ यस, बोड़ा आपको अपने घर से ले जाना है, बोड़ा या बैठने का कोई चीज़ आप ले जाइए। और टीन वाला बक्सा होता था, आपको पता है टीन वाला बक्सा, इसमें रुपया नहीं लगता आजकल। वो टीन वाला बक्सा मेरे घर बहुत दिन पड़ा था, टीन वाला बक्सा। हम लोग टीन वाला बक्सा मिलता था, उसमें कॉपी किताब सरिया लेते थे हम। अब अच्छा रहता, फटता नहीं था किताब, टीन वाला बक्सा। नहीं इतना नहीं बुद्धि था कि मार मारी करे। तो देखिए पहले क्वांटम नंबर समझिए क्या है। वो संख्याएं, क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, वो संख्याएं जो संख्या से ही लिखे ना हम। देखिए हिंदी में बहुत बढ़िया है, तो समझ जाइएगा पढ़ के ही कि हम क्या लिखे हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। तो वे संख्याएं जिनसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता चलता है, बस इतना ही लिख लीजिएगा। अब बाकी चारों चीज़ उसमें आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा का पता चलता है। स्थिति से गलत लिख दिया ना, में आता है, गलत लिखा गया। इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा का पता चलता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम को हिंदी में क्वांटम ही कहते हैं। ऐसे क्वांटम का एग्जैक्ट हिंदी होता है सूक्ष्म संख्या है। हाँ तो जैसे मैक्स प्लांक ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो लूज करेगा, नील बोर ने उस पर और लाइट मारा, कहने का ये कह सकते हैं। क्योंकि मैक्स प्लांक आए थे नील बोर के 50-60 साल पहले। रदरफोर्ड 1911 में दिया न्यूक्लियस का आविष्कार। अब मैक्स प्लांक का देखिए कब था प्लांक थ्योरी, 1857 में, और उसके 50 साल पहले प्लांक आगे तो मर भी गए बेरू के टाइम में। कभी कभी ये उसका उम्र देखने से पता चल जाता है ना। क्योंकि साइंस में इतना ना आगे पीछे कर दिया है कि हिस्ट्री जैसा पढ़ाता नहीं है कि पहले ये ख़त्म करो फिर ये हुआ, उसमें उसके साथ इसमें उस, तो टाइम उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले प्लैंक ही आए थे बेसिकली। अब जैसे गैस का जो केमिस्ट्री में लॉ है, गैस लॉ, ये सब बहुत पहले आ गए, 16वीं शताब्दी में। 1600 कुछ में आ गए थे। ये क्या नाम था उनका, बॉयल और चार्ल्स, ये सबसे पहले वही आया था। उस समय कुछ भी नहीं था, 4-5 को गैसे ही था डिस्कवर्ड मात्र। इवन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नाम ही नहीं रखा गया था। बट उसको बाद में पढ़ाते हैं तो क्या लगता है कि चार्ल्स लॉ बॉयल्स अभी आया, बट चार्ल्स लॉ बॉयल्स तो बहुत पहले आ गया, है ना। तो वह संख्या जिनसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता चलता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। उन्हें क्वांटम को क्वांटम ही लिखे, हिंदी में भी क्वांटम ही कहा जाता है। ऐसे क्वांटम का हिंदी शुद्ध होता है सूक्ष्म संख्या, क्योंकि क्वांटम का मतलब होता है छोटी मात्रा, छोटे लेवल का ऊर्जा या एनर्जी या संख्या कहते हैं। जैसे तो पहला आपका है, पहला हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में लिखते हैं, अभी हिंदी में याद नहीं है इसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिखेंगे कि वह संख्याएं जिनसे
वे संख्याएं जिनसे कक्षा की संख्या, यस सुजाता इज राइट, कक्षा की संख्या का पता चलता है। अब कक्षा है तो कक्षा की संख्या से ऊर्जा भी बदल जाएगा, कम ऊर्जा की ज़्यादा, क्योंकि पहली कक्षा मतलब कम ऊर्जा, अंतिम कक्षा मतलब ज़्यादा ऊर्जा, है ना। वे संख्या जिससे कक्षा की संख्या का पता चलता है, जैसे देखिए यहाँ पे, अच्छा इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, निरूपित नहीं, अंकित नहीं, निरूपित, अंकित में लिखना, इट इज डिनोटेड बाय, यस। अब उत्सव बोलते तो उन्हीं का बात मानेंगे। इसे n से निरूपित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, स्मॉल n, है ना। अब जैसे अगर हम मान लें n इक्वल टू 1 और n जो है, और यहाँ पे लिख लीजिए n इक्वल टू 1 2 3 4, इसको कौन सी संख्या कहते हैं, मैथ में थोड़ा चले। संख्या कई तरह की होती है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, और इंटीजर को क्या कहते हैं, पूर्णांक, और वास्तविक संख्या है। संख्या 4 होती है, सबसे पहले रियल नंबर, उसके बाद में होल इंटीजर, पूर्णांक, अनरियल, हाँ रियल और वर्चुअल नंबर। और रियल नंबर में, हाँ रियल नंबर में आपको हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और उसमें होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, करेक्ट, अंडर रूट -1, यस। अब कैसे पता कि संख्या क्या क्या है, तो 1 मिनट के लिए हम आगे साइड पे चलते हैं, है ना। अच्छा एकदम रुके, गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण, जैसे 1 2 3 4 ये गिनती की संख्या है, तो हो गया पूर्ण संख्या। और अगर माइनस में चले गए तो पूर्णांक, और अगर फ्रैक्शन में चले गए, 1/, में चले गए, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हो गया रैशनल नंबर, अब परिमेय संख्या है। और अगर अंडर रूट में चले गए, जैसे √3 √2, तो अपरिमेय संख्या है ना। और फ्रैक्शन और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? हाँ हर 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 अच्छा, आप जिस लेवल के एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो वहाँ छोटा छोटा चीज़ बहुत मैटर करेगा। भिन्न और परिमेय संख्या एक है कि अलग? क्यों पी में लिखा तो दोनों पी बाई क्यू। देखिए एकदम बचपन में चलिए, कभी कभी बच्चा बन जाइए, सिखाया जाता है। नहीं 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 नहीं, परिमेय संख्या नेगेटिव होता है। जैसे कितना बक्सा है? 6, तो 6 के नीचे कुछ भी रहेगा, मतलब लेस देन 6, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो और तब 6, वो हो गया भिन्न, वो हो गया भिन्न, वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैंने क्या? अंश, पार्ट। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर का छोटा या बराबर हो सकता है, वो है भिन्न, नंबर 1। फ्रैक्शन कभी माइनस नहीं हो सकता। जैसे 6 में लिखा जाए कि -1 बक्सा को दिखाई, तो बच्चों को ऐसे रंगते थे कि 1/6 देखो ये है, 1/6 बड़ा नहीं हो सकता, मतलब बराबर हो सकता है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा या बराबर होगा, या माइनस नहीं होगा, वो फ्रैक्शन है। और जो इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे -7/6, ये रैशनल नंबर है,
आर माने रैशनल नंबर और भिन्न माने फ्रैक्शन, ये अंतर। दोनों ही पी बाई क्यू में है, बट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे नेगेटिव लिख के काट दीजिए, नहीं हो सकता। यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूमरेटर बड़ा भी हो सकता है। सारा फ्रैक्शन परिमेय संख्या है, बट सारा परिमेय संख्या फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन मतलब 6 में से कितना पार्ट आप देना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 पूरा, पूरा मतलब 1/1, 1 फ्रैक्शन है, 1/1। ये -1 रैशनल नंबर है। सारी संख्या रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है। कैसे अननेचुरल, जैसे कि 0 है तो 0 के नीचे 1 है, हो गया फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर। तो सारा नेचुरल नंबर फुल नंबर है, पूर्ण संख्या। सारा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, और अपरिमेय और परिमेय को मिला के रियल वास्तविक संख्या। समझे? जैसे 1 मिनट यहाँ पे एकदम 30 सेकंड का देखा, पहला 1 2 3 4, इसको बोल दें नेचुरल नंबर, इसमें 0 मिलाइए तो बन गया होल नंबर। अब ये होल नंबर सारे को बोलेंगे रैशनल नंबर, जिसमें माइनस भी आ गया, इसको बोलते हैं इंटीजर। यहाँ तक मतलब कि होल नंबर को अगर माइनस में लिखें तो हो गया इंटीजर, और इंटीजर को सबको मिला के रैशनल, और एक इधर ये रैशनल अलग, रैशनल जैसे कि √3। अब इसको आपको मिला दीजिए तो हो गया रियल नंबर। ये तब तक है ना। इसके बाद जैसे कुछ बुद्धिमान लोग बोले कि इसको बताइए, तो इसको बोल दिया इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। बट इस पर पूरा 11वीं क्लास में तुम बढ़कर थ्योरी है, काल्पनिक हम गलत लिखती है, काल्पिन लिखती है, काल्पनिक, समझ गया? सब जानकारी रखिए थोड़ा थोड़ा। पूर्ण संख्या क्या है ना, पूछता है लिखो सब, कहीं मिनट में लिख लीजिए, कहीं पे रफ में पीछे लास्ट पेज पे लिख लीजिए। ज्ञान हमेशा किताब के अंतिम में ही पेज पे आता है। किसी ऐसे आदमी का नंबर जिसका भूलना नहीं चाहते हैं, सबसे पीछे पेज पे लिखिए। जल्दी फिर आगे बढ़े। नंबर 1, नंबर 2 पे चलते हैं कि फॉर n = 1 क्वांटम संख्या में। तो यहाँ लिखेंगे कक्षा की संख्या 1, और नाम हो गया आपका कक्षा का नाम, कक्षा की संख्या और कक्षा का नाम। ये है आपका 1, और यहाँ हो गया k। अगर हम लिखेंगे n = 2, यह है 2n। अगर हम लिखेंगे n = 3, तो ये हो गया 3, और ये m। अगर हम n लिखेंगे 4, तो ये हो गया n। ये हमेशा कक्षा का संख्या बताता है और नाम बताता है। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हो गया, फट से कर लिए ध्यान से तुम। तो कक्षा जैसे बोलेगा n = 1, तो कौन सा कक्षा है? कि n = 2, तो कौन सा कक्षा है? कि l, 3 है तो m, और 4 है तो n। तो इस तरह से कक्षा का संख्या और नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देता है। बोलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो कौन सी कक्षा आएगी? n आएगी। हाँ, तो k के इलेक्ट्रॉन यहाँ उसका संख्या गिनिए, k = 1, l = 2, n = 3। कक्षा को गिनिए, k l, हाँ 1 2 3 4 5 ऐसे कक्षा की संख्या, ठीक है। n जो क्या कक्षा की संख्या है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, फटाफट करिए, दूसरा नंबर में है नंबर
कैसे देख के कैसे बताइएगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? सर नीचे जो जिसका जो 5 और 2 उसमें कट जाएगा। हाँ इसके जो 5 और 2 वाले वो नॉन टर्मिनेटिंग। इसके जो उसको छोड़कर जो भी डिजिट आएगा। अच्छा नहीं, बट अगर हम बिना सॉल्व किए बताना चाहे तो कहाँ राजनीति करो 5 हो या उसका मल्टीपल हो, वो है टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे देखिए आपको लिखा 8/3, तो नीचे में ये देखिए 3 है, ये 2 और 5 नहीं है या उसका मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हमेशा पॉइंट में आता रहेगा, कभी कटेगा नहीं, मैंने 0.2 2 2 2 3 3 4 5 पॉइंट चलता जाएगा। हाँ है ना, उसको बोलते नॉन टर्मिनेटिंग। और जैसे मान लीजिए आपका है 13/8, 8 क्या है 2 का मल्टीप्लाई, तो ये टर्मिनेटिंग हो, कहीं ना कहीं ये कट जाएगा जाके। सर एक और होता है सर, एक होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह से होता है? तो बता रहे हैं, उसको बताते हैं, पहले ये समझ गए। रिपीटिंग मतलब क्या है, जैसे आपने डिवाइड किया 1/7 को भागा दीजिए तो आपको 0 पॉइंट, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 आता रहेगा या 2 2 2 2 आता रहेगा, तो इसको बोलते हैं रिपीट कर रहा है। और एक होता है 0.1 2 3 4 5 ऐसा कुछ अलग लगाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीटिंग का सिंबल होता है, उसके ऊपर बार खींच देते हैं, बार लाइन खींच देते हैं, बार। तो वो संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल नंबर होती है। वो संख्या जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो इरेशनल नंबर होता है। जैसे √3 है ना, तो √3 क्यों इरेशनल है, क्योंकि जब इसको हम रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालने आता है, कितने लोग को आता है, आप लोग को आता है? सीख लीजिए, जब आपका ढुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू होगा और पूछेगा कि वर्गमूल निकाला, आज स्क्वायर रूट पढ़ाई हो मम्मी बताओ, तो बोलेगी कि हमको नहीं आता, बोला कि मम्मी बन के तुमको दिमाग नहीं है। अब उसको क्या बताइएगा, मम्मी बनने के लिए वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं बेटा, बताइएगा क्या कि बिना वर्गमूल निकाले भी आप मम्मी पापा बन सकते हैं, यही कहाँ भी रहे। नहीं आपसे ही पूछेगा कि बताइए ना मैंने क्या है, कक्षा की संख्या बताइए, आप बोले पापा बन गए, आपको कक्षा की संख्या नहीं पता। अब बेचारा साहिल कैसे बोले कि पापा बनने के लिए कक्षा की संख्या की जरूरत नहीं है ना? तो सीखिए, सब आपका ढुन्नू मुन्नू पूछेगा आपसे, है ना। नहीं तेज माने कितना तेज होगा, बाप से तो पीछे ही रहेगा ना, हाथ आप ही का पकड़ेगा ना कि दूसरे का पकड़ लेगा कि बहुत तेज है, अभी बाप मेरा बेकार है उसको पकड़ तेज बाप है, इतना तेज तो नहीं हो सकता, होगा।